नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। डेफिनेशन में तो हमने डिस्कस किया, देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। अब इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। और क्लासिफिकेशन में आप ध्यान देना, देखो इसमें आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा, देखो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करें। क्योंकि यूजुअली आइसोमरिज्म में स्टूडेंट्स को आइसोमरिज्म की कंडीशंस तो पता होती है, जैसे ये आपको भी आइडिया होगा चेन आइसोमर्स होने की क्या कंडीशन है, पोजीशन आइसोमर्स की क्या कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम मिस्टेक्स करते हैं, या तो मिस्टेक कर जाते हैं या बहुत ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर देते हैं एक ही क्वेश्चन पर। तो क्या टेक्निक्स, क्या प्रोसेस हमें यूज करना चाहिए आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस को करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्लासिफिकेशन के साथ में। आप ध्यान देना, मान लेते हैं आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, या फिर इसको ऐसा समझें, आपको अगर कंपाउंड्स एक्स एंड वाई गिवन है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंपाउंड्स एक्स एंड वाई गिवन है और क्वेश्चन अगर आपको ये दिया जाए find the type of isomerism, the relation of isomerism between the given compounds x and y। आप ध्यान देना, सपोज आपको टू कंपाउंड्स गिवन है x and y, और इन x and y कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है टाइप ऑफ आइसोमरिज्म का। अब देखो क्वेश्चन को करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसमें एक्स एंड वाई जो कंपाउंड्स हमें गिवन है, हम उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें। क्योंकि आप सोचिए, अगर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी तो हम आइसोमरिज्म की बात कर पाएंगे ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा तभी हम आइसोमरिज्म की बात कर पाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो कंपाउंड्स एक्स एंड वाई कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, सबसे पहले इन कंपाउंड्स का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। अब आप ध्यान देना, जब आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कंपेयर किया तो आपके सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं, इधर द कंपाउंड एक्स एंड वाई मे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दे मे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप ध्यान दें, देखो अगर यहां पर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डिफरेंट है तो फिर तो हम बात करेंगे कंपाउंड्स एक्स एंड वाई कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। X and Y are not isomers of each other. X and Y are not isomers of each other. और अगर आपको कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है। अब आप मुझे यहाँ पर एक बात बताएं, एक क्वेश्चन अगर आपको कहा जाए कि कंपाउंड्स एक्स एंड वाई का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, फिर तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि कंपाउंड एक्स एंड वाई विल एसेंशियली शो आइसोमरिज्म। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अब पक्का है कि कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आइसोमर्स तो हैं, ऐसा बोल सकते हैं? बोलो यस और नो। आप ध्यान देना, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं यस, तो ध्यान देना आंसर इज नो। अगर यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू कंपाउंड्स टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप ध्यान देना, देखो मैंने अगर कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऐसा नहीं बोल सकते इफ कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे विल एसेंशियली शो आइसोमरिज्म। नो, क्योंकि एक बात सोचिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अब आप नेक्स्ट क्या कंपेयर करोगे। याद करो मैंने तीन फॉर्मूला की बात की थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। चलिए मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो अब हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मान लेते हैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम मिला, फिर आप कंपेयर करोगे स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, और अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम मिला तो फिर तो वो कंपाउंड्स आइसोमर्स नहीं होंगे,
वो कंपाउंड्स हो जाएंगे होमोमर्स। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर इस स्टेज पर हम ये तो नहीं कह सकते कि पक्का कंपाउंड एक्स एंड वाई विल शो आइसोमेरिज्म। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म का स्कोप है, यहां पर आइसोमेरिज्म का स्कोप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होने के साथ में आइसोमेरिज्म का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड्स मे बी आइसोमर्स और मे नॉट बी। क्वेश्चन अगर आइसोमर्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो हो सकता है वो होमोमर्स हो सकता है वो होमोमर्स हो। तो चेक करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या कंपेयर करेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू कंपेयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले बता सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब हम कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली हम कंपाउंड्स में क्या कंपैरिजन कर रहे होंगे? आप याद करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कांसेप्ट भी मैंने डिस्कस किया है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करने का मतलब वी हैव टू कंपेयर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स में एटम्स की कनेक्टिविटी को हमें कंपेयर करना है। और कनेक्टिविटी में अगर किसी भी तरह का डिफरेंस है, या तो बॉन्ड का टाइप डिफरेंट हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एटम डिफरेंट हो, तो मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। और अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करने का मतलब, अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर कर रहे हैं मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं वी आर कंपेयरिंग कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। इसका मतलब हम यहां पर एटम्स की कनेक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं। और अगर हमने एटम्स की कनेक्टिविटी को कंपेयर किया है तो अब यहां पर भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो सकता है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। अब आप ध्यान देना, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो सकता है। देखो, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ तो आप याद करें मैंने आपसे कहा था जिस फॉर्मूला में डिफरेंस होगा वही आइसोमरिज्म का टाइप बनेगा। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो द आइसोमर्स विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उस केस में हम आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट द कंपाउंड्स विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। They will be structural isomers, मतलब यहां पर आप कह सकते हैं the type of isomerism between the compounds X and Y will be structural isomerism। इसका मतलब structural isomerism को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं compounds having same molecular formula but different structural formula will be called structural isomers of each other। ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हुआ तो उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। मतलब अब हम मॉलिक्यूल्स में जो कंपाउंड्स एक्स एंड वाई हमें गिवन है उनके हम स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करेंगे। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज वी हैव टू कंपेयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। यहां पर अब हमें कंपाउंड्स का स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करना है। और अब आप ध्यान देना, देखो जब आप स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो यहां भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कंपाउंड्स का स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है या हो सकता है कंपाउंड्स का स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला आपको डिफरेंट मिले। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर आपको स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला सपोज सेम मिला, कंपाउंड्स का स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला अगर आपको सेम मिलता है तो अब आप ध्यान देना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, और अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम है, इफ ऑल द थ्री फॉर्मूले आर सेम the compounds will not be isomers, they will be called homomers। उस केस में कंपाउंड्स में रिलेशन क्या होगा? होमोमर्स का रिलेशन होगा, या आप कह सकते हैं कंपाउंड्स विल बी आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो यहां पर इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा द कंपाउंड्स आर होमोमर्स। या फिर आप टर्म यूज कर सकते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड्स। क्लियर बात ये? और अगर आपको स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट मिलता है तो फिर आप ध्यान देना जिस फॉर्मूला में डिफरेंस है वही आइसोमेरिज्म का टाइप बनेगा। अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है तो कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इस केस में यहां पर कंपाउंड्स में जो रिलेशन आएगा वो स्टीरियो आइसोमर्स का रिलेशन आएगा। द कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मुझे स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same structural formula but different stereochemical formula are called stereoisomers of each other. And what about for structural isomerism? The compounds having same molecular formula but different structural formula will be called structural isomers. इसका मतलब देखो structural और stereo में अगर आप similarity की बात करें तो आप कह सकते हैं in both the isomerism molecular formula is same. In fact वो तो isomers होने की पहली condition है. और अगर difference की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आइसोमर्स अगर हैं तो पक्का कुछ तो डिफरेंस होगा. तो क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो डिफरेंस कहाँ होगा? तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में डिफरेंस कहाँ पर होगा? जो आइसोमरिज्म का नेम है उसी फॉर्मूला में डिफरेंस होगा. स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्टीरियो फॉर्मूला में डिफरेंस होगा. तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट. ये बात क्लियर होगी. अब आप देखो इस स्टेज पर अब हम दो कंपाउंड्स एक्स एंड वाई में ये रिलेशन तो फाइंड कर सकते हैं कि कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं. अब स्ट्रक्चरल में भी अगर हम फर्दर कैटेगराइजेशन की बात करें तो आप ध्यान देना, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो अब आप देखो यहां पर फर्दर अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड टॉटोमरिज्म. आप ध्यान देना केस केस में भी अगर बात की जाए तो फर्दर वी हैव 6 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. अब एक बात समझना, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो फर्दर हमारे पास 6 टाइप्स हैं उन 6 टाइप्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एंड कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज बेस्ड ऑन होमोलोगस सीरीज. जो मैंने आपसे कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे पास फर्दर 6 टाइप्स हैं, उन 6 टाइप्स को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स एक्स एंड वाई. आप ध्यान देना, अब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में फर्दर कैटेगरी अगर फाइंड करना है तो फर्दर कैटेगरी के लिए यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको अगर ये समझ में आया कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो मतलब अब आप इस स्टेज पर आ गए कि कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं. अब जब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी फर्दर आप स्पेसिफिक टाइप के बारे में सोचते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, हर स्टूडेंट इसमें मोस्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट वो एक पर्टिकुलर आइसोमरिज्म के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं. चेन आइसोमरिज्म मतलब उसकी कंडीशंस को आप रिकॉल करना स्टार्ट कर देते हैं. चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म. लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस स्टेज पर अभी भी आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में नहीं सोचना है. इस स्टेज पर अब आप कंपाउंड्स एक्स एंड वाई के होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करेंगे. और अब जब आप होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब आपको कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करना है. होमोलोगस सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं. देखो इफ कंपाउंड्स आर हैविंग सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप द कंपाउंड्स विल बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज. एंड इफ कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे विल बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज. पढ़ चुके हैं ये. तो अब आप देखो जब आपने कंपाउंड्स एक्स एंड वाई की होमोलोगस सीरीज को कंपेयर किया तो या तो आपको होमोलोगस सीरीज सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी. Either the compounds X and Y will belong to same homologous series or they will belong to different homologous series, right? और अब आप ध्यान देना, अगर compounds X and Y same homologous series को belong करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको 6 टाइप्स की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में नहीं सोचना होता है. सेम होमोलोगस सीरीज के केस में आपको ओनली 3 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में सोचना होता है. और वो 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फॉर सेम होमोलोगस सीरीज आर
चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड मेटामेरिज्म। अगर हम बात कर रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स एक्स एंड वाई की सेम है, तो उस केस में कंपाउंड्स के लिए जो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन होगा वो चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, या फिर चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, या फिर मेटामर्स का रिलेशन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर कंपाउंड्स एक्स एंड वाई की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, सपोज द कंपाउंड्स एक्स एंड वाई दे बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, तो उस केस में अब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के केस में इन थ्री आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको रेस्ट ऑफ द थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, और वो कौन सी होगी? देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एंड टॉटोमेरिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो, कि अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ऑल्दो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म: चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन, एंड टॉटोमेरिज्म, but at a time we have to consider or we have to think about 3 isomerism, and that can be decided on the basis of homologous series. अगर कंपाउंड x और y की homologous series same है, if they belong to same homologous series, then you have to exclude these 3 isomerism, and you have to think about only 3 isomerism for same homologous series: chain, position, and metamerism. And if compounds x and y are having same molecular formula, different structural formula, that means they are structural isomers. And now if they belong to different homologous series, you have to think about only 3 isomerism: functional group isomerism, ring chain isomerism, and tautomerism. तो इस तरह से आप सोचिए कि ऑप्शंस में कई बार ऐसे ऑप्शंस आपके पास आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म को सोचने की जरूरत नहीं होती है, आप ऑप्शन को वैसे ही आउट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अपने आंसर्स में से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन पर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ कि इसी कंसेप्ट से आप क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ध्यान देना, गिवन कंपाउंड्स आर, मान लो आपको 2 कंपाउंड्स दिए हुए और उनमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए वो ये कंपाउंड्स दिए हुए, ये कंपाउंड्स आपको गिवन है, जिसमें फर्स्ट कंपाउंड में 2 क्लोरीन्स आर ऑन वेज, वेज एंड डैश समझते हैं। हालांकि हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो, अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग को तो हम एक प्लेन में कंसिडर करेंगे, एंड द यूनिट अबव द प्लेन ऑफ रिंग विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेज बॉन्ड। जो यूनिट इस रिंग के प्लेन के अबव होगी उसको हम वेज बॉन्ड पर शो करेंगे, एंड द यूनिट बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग विल बी इंडिकेटेड बाय डैश। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश से। तो यहां पर इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन ये बताते हैं वेज पर कि बोथ द क्लोरीन्स आर अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, एंड इन सेकंड कंपाउंड 1 chlorine is above the plane, that is on wedge, and other chlorine is below the plane, that is on dash. अब इन दोनों कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है, और ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है रिंग चेन आइसोमर्स, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है पोजीशन आइसोमर्स। ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, थर्ड ऑप्शन में RCI रिंग चेन आइसोमर्स, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है पोजीशन आइसोमर्स। अब एक बात सोचिए,
देखो अभी हमने इन आइसोमेरिज्म की स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती है वो डिस्कस नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरह से है कि जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको वे बताया आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, आप सोचिए उस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो देखो जो कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आपको दिए हुए हैं उन कंपाउंड्स के हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर कर लें, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी तो हम आइसोमेरिज्म की बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो तो फिर तो एक ऑप्शन डेफिनेटली इसमें ये भी होता नॉट आइसोमर्स और हमारा आंसर वही हो जाता। लेकिन चलो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो नाउ वी हैव टू कंपेयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करने का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। क्या दोनों कंपाउंड्स में सभी एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है क्या? तो आंसर है नो, सभी एटम्स की कनेक्टिविटी सेम नहीं है। जरा समझना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्लोरीन तो बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल वे में यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन इस क्लोरीन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना इस क्लोरीन की और अगर आप इस क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को कंपेयर करें तो दोनों क्लोरीन में डिफरेंस क्या है, कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। क्वेश्चन है कनेक्टिविटी में डिफरेंस क्या हम इसलिए मान रहे हैं कि यहां पर ये वेज और यहां पर डैश है। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर दोनों क्लोरीन्स में, इन दोनों क्लोरीन्स में अगर मैं कनेक्टिविटी में डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो इट्स नॉट बिकॉज कि ये वेज पर है और वो डैश पर है। देखो वेज एंड डैश का मतलब तो हुआ अरेंजमेंट, और जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर कर रहे होते हैं वहां पर हम अरेंजमेंट नहीं, वहां पर हम क्या कंपेयर कर रहे होते हैं, कनेक्टिविटी को कंपेयर कर रहे होते हैं। अरेंजमेंट की अगर बात करोगे तो दैट इज नॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज एक्चुअली स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। देखो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। जब आप स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली आप क्या कंपेयर कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम, ये कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर मुझे कंपैरिजन अरेंजमेंट का नहीं, यहां पर मुझे कंपैरिजन किसका करना है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स का कंपैरिजन करना है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों कंपाउंड्स में इस क्लोरीन की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है जरा ध्यान देना, ये क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है आप कह सकते हैं वो फर्दर उस कार्बन से बॉन्डेड है जहां पर क्लोरीन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर प्रेजेंट है। ये दोनों कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड है और इनडायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर दोनों क्लोरीन कनेक्टेड है, जबकि यहां पर दोनों क्लोरीन की कनेक्टिविटी जिन कार्बन के साथ में है वो कार्बन अब आप देखो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस कार्बन की अगर बात की जाए तो इनके इस कार्बन पर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, जबकि इसी कार्बन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्लोरीन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी में अंतर आ रहा है। और अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस है तो मतलब इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। आप ध्यान देना, मैंने यहां पर इन दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर किए, सेम मिले तो मैं यहां पर आ गया। फिर मैंने इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर किए तो मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट मिले, डिफरेंट मिले मतलब अब मैं यहां पर आ चुका हूं, और यहां पर आ चुका हूं तो एक बात तो पक्का है कि दीज कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और अगर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो ध्यान देना इन 4 ऑप्शंस में से आप जीआई का ऑप्शन तो आउट कर दो, क्योंकि अभी हम बात करेंगे जीआई इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो अब हमारा आंसर फंक्शनल, रिंग चेन या पोजीशन स्पेस होगा। ये बात क्लियर हो रही है? अब जरा सोचिए, अगर इन कंपाउंड्स में हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मतलब इन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का रिलेशन है। अब क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी कौन सा टाइप, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में नहीं सोचना है। मैंने आपसे कहा कि अगर कंपाउंड्स पर रिलेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है तो नाउ यू हैव टू कंपेयर होमोलोगस सीरीज ऑफ 2 कंपाउंड्स। जरा बताएं इन दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर है दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज तो पक्का सेम है। देखो इस कंपाउंड की बात करोगे तो आप कह सकते हैं दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज डाइक्लोरोसाइक्लोएल्केन। ये कंपाउंड किस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है? डाइक्लोरोसाइक्लोएल्केन। क्या मैं कह सकता हूं ये कंपाउंड भी तो डाइक्लोरोसाइक्लोएल्केन का ही मेंबर है ना, मतलब दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है। और अब जरा ध्यान देना, अगर इन कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि होमोलोगस सीरीज अगर सेम है तो दोनों कंपाउंड्स के बीच में फंक्शनल, रिंग चेन या टॉटोमरिज्म का रिलेशन तो नहीं हो सकता। और अगर फंक्शनल, रिंग चेन और टॉटोमरिज्म का रिलेशन नहीं हो सकता तो फंक्शनल को भी आउट करो, रिंग चेन को भी आउट करो, तो फिर तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पर पोजीशन। तो अंडरस्टूड है, फिर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो आप सोचिए हमने अभी तक एक
एक भी स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमारा काम बन चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। हाँ ठीक है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक ऑप्शन में चेन आइसोमेरिज्म होता तो कोई बात नहीं, चेन और पोजीशन अगर होता तो सेम होमोलोगस सीरीज में चेन भी है पोजीशन भी है, फिर हम उस केस में स्पेसिफिक चेन या पोजीशन की कंडीशन को चेक कर लेते। लेकिन एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म की कंडीशन को चेक करने से पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करो, और अगर दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है तो थिंक अबाउट ओनली 3 आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन एंड मेटामरिज्म। और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है देन थिंक अबाउट 3 अदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल रिंग चेन एंड टॉटोमरिज्म, और वहां पर चेन, पोजीशन और मेटामरिज्म। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अब अगर बात की जाए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर टाइप की, तो ध्यान देना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो इसमें हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ध्यान देना, एक तो हम बात करेंगे इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो आप इसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं या फिर आप इसे रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। ध्यान देना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और रोटेशनल आइसोमेरिज्म, एक तो ये टाइप है और दूसरी टाइप हमारे पास होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और अब आप ध्यान देना, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें भी फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। एक तो हम बात करेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की और दूसरा हम बात करेंगे इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो इसका मतलब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब आप सोचिए, अगर कंपाउंड्स के 2 कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आपको दिए हुए, आपने उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर किया, सपोज आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिला, फिर आपने कंपेयर किया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सपोज आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम मिला, और जब आपने स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला कंपेयर किया और स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको डिफरेंट मिल जाता, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको डिफरेंट मिला, तो फिर एक बात तो पक्का है कि स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब कंपाउंड्स विल बी स्टीरियो आइसोमर्स, और अगर कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो हमारा आंसर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म तो नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होगा, या तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा, या फिर हमारा आंसर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, या फिर हमारा आंसर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। इन 3 में से हमारा आंसर होगा स्टीरियो आइसोमरिज्म के केस में। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा एक बात सोचिए, अगर हम बात करें कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें, अगर इन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमरिज्म में अगर बोला जाए व्हाट अबाउट होमोलोगस सीरीज, स्टीरियो आइसोमर्स के केस में अगर हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में बात की जाए कि स्टीरियो आइसोमर्स होमोलोगस सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर हम उनको कंपेयर करें तो वेदर दे विल बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज और विल बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। एक बात सोचिए, क्या मैं कह सकता हूं स्टीरियो आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, और अगर एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है तो इसका मतलब उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल ऑलवेज बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। क्या बात क्लियर हो रही है? स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमरिज्म की अगर बात की जाए तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए आप कह सकते हैं दे विल ऑलवेज बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज।
इसका मतलब ये हुआ, देखो चेन पोजीशन मेटामरिज्म, कन्फॉर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। हाँ, लेकिन इस केस में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, जबकि इन केसेस में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। सो दिस इज अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, और इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हम आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ें, ये आइडिया आपको होना चाहिए। पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर करें, फिर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करें। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करने के साथ भी अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ तो मतलब आपका आंसर कन्फॉर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल तो नहीं हो सकता। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हुआ, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हुआ, तो आपका आंसर ये 6 आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, फिर आपका आंसर इन 3 में से होगा। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो कंफर्म है कि देयर विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म को सोचने से पहले होमोलोगस सीरीज के बारे में सोचना है। इफ कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, you have to think about only 3 isomerism: chain, position and metamerism। आप सोचिए टोटल 9 में से 6 तो वैसे ही आउट हो गए अगर आपके पास ये कंडीशन है, तो फिर आपको केवल 3 आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, और अगर ये कंडीशन है तो इन 3 आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है, और अगर ये कंडीशन है तो इन 3 आइसोमेरिज्म के बारे में सोचना है। इस तरह से आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। आप कुछ ऑप्शंस को तो वैसे ही आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैं स्टार्ट कर रहा हूं चेन आइसोमेरिज्म। अब आप ध्यान देना, देखो चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो चेन आइसोमेरिज्म में एक बात तो क्लियर है कि इफ इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्वेश्चन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो चेन क्या। इसके बाद में इस कंडीशन के लिए तो हमारे पास 5 आइसोमेरिज्म और भी है। कौन सी 5 आइसोमेरिज्म है? हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, मेटामेरिज्म भी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी है और टॉटोमेरिज्म भी है। तो क्वेश्चन है फिर चेन के लिए स्पेशल क्या है? तो फिर हम बात करेंगे इन दिस केस कंपाउंड विल बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। आप ध्यान देना, देखो कंडीशंस की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। वो तो हमारे पास चेन के अलावा 5 आइसोमेरिज्म की और भी कंडीशन है। उन 5 आइसोमेरिज्म के लिए भी यही कंडीशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्वेश्चन है चेन में स्पेशल क्या है? तो आप ध्यान देना, चेन में एक स्पेशल बात तो हम ये कह सकते हैं, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। अब एक पॉइंट आता है कि चलिए अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो उन 6 आइसोमेरिज्म में से हम 3 को तो आउट कर देंगे, फंक्शनल, रिंग चेन एंड टॉटोमेरिज्म। लेकिन सेम होमोलोगस सीरीज में भी तो हमारे पास 3 आइसोमेरिज्म है ना, चेन, पोजीशन और मेटामेरिज्म। तो क्वेश्चन है फिर उन 3 में से भी चेन के लिए स्पेशल क्या कंडीशन है? तो आप ध्यान देना, अब मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। जो चेन की स्पेसिफिक कंडीशन चेन आइसोमेरिज्म की है, जो आइसोमेरिज्म का नेम है आपको उसी में डिफरेंस मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस होगा, और अगर बात चेन आइसोमेरिज्म की है तो आपको यहाँ पर कंपाउंड्स में चेन में डिफरेंस मिलेगा। बात समझना, अगर बात चेन आइसोमेरिज्म की है तो यहाँ पर आपको कंपाउंड्स में चेन में डिफरेंस मिलेगा। अब हमने कहा भाई चेन में डिफरेंस होगा, तो क्वेश्चन है कौन सी चेन में डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा? देखो चेन की अगर बात की जाए तो कंपाउंड कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ चेन्स, मेन चेन एंड साइड चेन। देखो मेन चेन जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो हमने आईयूपैक सिस्टम में सिलेक्शन की बात की थी, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। और अगर बात की जाए साइड चेन की, तो साइड चेन हम बोल सकते हैं ब्रांच को। बात समझना, कंपाउंड कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ चेन्स, मेन चेन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड साइड चेन दैट इज कॉल्ड ब्रांच। समझना इस बात को अच्छे से। तो देखो मैं बात कर रहा हूं कि चेन आइसोमेरिज्म में जो आइसोमेरिज्म का नेम है उसी में आपको डिफरेंस मिलेगा। चेन आइसोमेरिज्म में आपको चेन में डिफरेंस मिलेगा, और चेन में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो अब मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड में चेन 2 तरह की हो सकती है। मेन चेन हो सकती है जिसे हम प्रिंसिपल कार्बन चेन कहेंगे, या साइड चेन हो सकती है जिसे हम ब्रांच कहेंगे। तो क्वेश्चन है अगर चेन में डिफरेंस होगा चेन आइसोमेरिज्म में, तो कौन सी चेन में डिफरेंस होगा, मेन चेन में या साइड चेन में? तो आंसर है दोनों में डिफरेंस हो सकता है।
मेन चेन में भी डिफरेंस हो सकता है या साइड चेन में भी डिफरेंस हो सकता है, और इसमें भी आप ध्यान देना, हो सकता है ओनली मेन चेन में डिफरेंस हो सकता है ओनली साइड चेन में डिफरेंस हो, या ये भी हो सकता है दोनों ही चेन्स में डिफरेंस हो। तो इसका मतलब कंपाउंड मे हैव डिफरेंस इन देयर प्रिंसिपल कार्बन चेन, और दे मे हैव डिफरेंस इन देयर साइड चेन, और मे हैव डिफरेंस इन बोथ। अब ये बात तो समझ में आ गई कि चेन क्या है, और चेन में दो तरह की चेन हमारे पास है, साइड चेन और मेन चेन, और डिफरेंस दोनों में कहीं भी हो सकता है, इवन दोनों में भी हो सकता है एक साथ। क्वेश्चन है लेकिन वो डिफरेंस होगा क्या भाई? अगर हम दो कंपाउंड्स में चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो मैं तो एक बात समझ रहा हूं कि अगर मुझे दो कंपाउंड्स गिवन है एक्स और वाई, और उनमें अगर मुझे चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे पहला काम तो क्या करना होगा, ये तो मैं चेक कर ही लूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। अब चेन के लिए मैं पहली कंडीशन तो चेक करूंगा कि उनकी होमोलोगस सीरीज सेम होना चाहिए, मतलब दे शुड बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। उसके बाद में मैं स्पेसिफिक जब चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन चेक करूंगा, तो अब मुझे अभी तक ये समझ में आया कि मैं दोनों कंपाउंड्स में चेन्स को कंपेयर करूंगा, और कौन सी चेन को कंपेयर करूंगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन को भी कंपेयर करूंगा, साइड चेन को भी कंपेयर करूंगा, और मुझे उन चेन में डिफरेंस मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है वो डिफरेंस मिलना क्या चाहिए, किस डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं? तो आंसर है नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस मिलना चाहिए। या तो आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस मिलना चाहिए, या फिर आपको साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस मिलना चाहिए। तो आप ध्यान देना, सेकंड कंडीशन यहां पर ये आती है, कंपाउंड्स हैव different number of carbon atoms in their principal carbon chain, in their principal carbon chain। यहां पर मैं एक ब्रैकेट में कुछ स्पेस फ्री रख रहा हूं, इस ब्रैकेट में क्या आएगा वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। आप ध्यान देना, कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर प्रिंसिपल कार्बन चेन, और in side chain और in both। या तो कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस होगा, या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस होगा, या दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है। यहां पर अगर बात की जाए तो ओवरऑल वी हैव टू कंडीशंस फॉर टू कंपाउंड्स टू बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। Which two conditions are required? One of the condition is compound should belong to same homologous series, and second condition is they should have different number of carbon atoms in their principal carbon chain। Free space in bracket आगे आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पर free space में क्या आएगा, और in side chain और in both। बस अब आपको दो कंपाउंड्स अगर दिए हुए हैं, तो उन दोनों कंपाउंड्स में आप ये दोनों कंडीशंस चेक करें, और जो कंपाउंड्स इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं they will be called chain isomers of each other। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये टू कंपाउंड्स अगर आपको दिए हुए हैं, और इन कंपाउंड्स में अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है, चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन अगर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। यस, ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज एल्केन। क्या हम बात कर सकते हैं, दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज एल्केन, एंड दिस कंपाउंड आल्सो बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज एल्केन। दोनों ही कंपाउंड्स सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, दोनों की होमोलोगस सीरीज का नेम सेम आ रहा है। इसकी होमोलोगस सीरीज का नेम भी एल्केन है, और इसकी होमोलोगस सीरीज का नेम भी एल्केन आ रहा है, तो बोथ द कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब सेकंड कंडीशन हमें चेक करना है। देखो, सेकंड कंडीशन में आपको चेन्स को कंपेयर करना है, और जब भी आप चेन आइसोमेरिज्म के लिए चेन को कंपेयर कर रहे हैं, बेस्ट टेक्निक है आप दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करें आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रूल्स, दिस कंपाउंड इज हैविंग 4 carbon atoms in principal carbon chain, and this compound is having 3 carbon atoms in principal carbon chain। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, और यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है,
और देखो अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, if compounds are having different number of carbon atoms in their principal carbon chain and they belong to same homologous series, they will be called chain isomers of each other. मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए तो yes, these compounds belong to these compounds are chain isomers of each other. इनमें हम chain isomerism का रिलेशन दे सकते हैं. और एग्जांपल देखो, जैसे इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हमें चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन चेक करना है, आप ट्राई करें, आर दीज चेन आइसोमर्स और नॉट? ये कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स हैं या नहीं? देखो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या चेक किया होगा? अब मैं समझ रहा हूं कि देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने सबसे पहले इस पे चेक किया होगा होमोलोगस सीरीज. तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज तो सेम है, बोथ द कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज अल्कोहल. इसमें भी अल्कोहलिक ग्रुप है और यहाँ भी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज तो सेम है. आप कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज एल्केनॉल एंड दिस कंपाउंड आल्सो बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज एल्केनॉल. होमोलोगस सीरीज सेम है, तो अब हमें दोनों की चेन्स को कंपेयर करना है और उसके लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया, आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो. ध्यान देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ दिस कंपाउंड इज 4. यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है. एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ दिस कंपाउंड? जरा ध्यान देना, ये मैंने आपको आईपैक सिस्टम डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कई बार स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, बाय मिस्टेक 3 कार्बन एटम्स प्रिंसिपल कार्बन चेन में ले लेते हैं और ये गलत सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप याद करो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है और हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है तो जिस कार्बन से ये बॉन्डेड है उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए उसके दोनों साइड में कार्बन एटम्स कवर करना होता है अप टू फ्री टर्मिनल. तो फिर तो आप दोनों साइड में कार्बन कवर करें अप टू फ्री टर्मिनल, तो आपके पास ये कार्बन चेन आएगी. क्योंकि आप याद करें जब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं कंपाउंड में, तो हम ये बात करते हैं कि इन ओपन चेन कंपाउंड द सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट हैव 2 फ्री टर्मिनल्स. ये 2 फ्री टर्मिनल अब आप कह सकते हैं सेलेक्टेड कार्बन चेन में, क्योंकि 2 फ्री टर्मिनल में से एक से कार्बन चेन स्टार्ट होगी और दूसरे पर एंड होगी. अगर आप कार्बन चेन ये 3 कार्बन के लेते हैं तो देखो इस कार्बन को तो आप टर्मिनल कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ये कार्बन टर्मिनल नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनल का मतलब है नो फर्दर कार्बन. उसके बाद में आगे उससे कोई कार्बन कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. जबकि आप देखो इस कार्बन से तो ये कार्बन कनेक्टेड है, तो ये टर्मिनल नहीं हो सकता, लेकिन ये टर्मिनल है क्योंकि अब इसमें फर्दर कार्बन नहीं है. तो अब जरा ध्यान देना, दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है. यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है और यहाँ पर भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है. चलिए कोई बात नहीं, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हमारे पास अभी स्कोप साइड चेन का भी है. हम साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेक करें, और अगर मैं यहाँ पर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन की बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर साइड चेन है ही नहीं, ब्रांच नहीं है यहाँ पर, और यहाँ भी ब्रांच नहीं है. तो इसका मतलब दोनों में आप कह सकते हैं साइड चेन इज एब्सेंट एंड नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज सेम. और दोनों की अगर चेन सेम है तो फिर ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते. इसका मतलब इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशन चेन आइसोमरिज्म का तो नहीं हो सकता. देखो किस आइसोमरिज्म का रिलेशन है ये आगे बात करेंगे, लेकिन ये बात तो पक्का है कि दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी चेन आइसोमर्स, राइट. चलिए और एग्जांपल देखो, इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर किया जाए. देखो दोनों कंपाउंड्स में अगर आप होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करें तो बोथ द कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, बोथ आर एल्केन्स. फिर अगर आप चेन को कंपेयर करते हैं तो पहले तो मैं दोनों की प्रिंसिपल कार्बन चेन का कंपैरिजन कर रहा हूं, और उसके लिए यहां पर अगर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करें तो नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज 5 एंड इन दिस कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज आल्सो 5. दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है. चलिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हमारे पास ऑप्शन अभी भी है चेन आइसोमरिज्म का, और वो ऑप्शन है नाउ कंपेयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन. तो जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है. अगर मैं इसमें एक पर्टिकुलर साइड चेन की बात करूं तो देयर इज ओनली वन साइड चेन, दिस साइड चेन, एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एटम्स.
जबकि यहां पर अगर मैं एक पर्टिकुलर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन की बात करता हूं तो यहां पर साइड चेन में एक ही कार्बन है। देखो ये नहीं होना चाहिए आपके माइंड में ये पॉइंट आ जाए कि सर यहां पर भी साइड चेन में 2 कार्बन है, क्योंकि ये भी साइड चेन है ये भी साइड चेन है, दोनों में मिलाकर 2 कार्बन हो गए, और यहां भी साइड चेन में 2 कार्बन है तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए। देखो ऐसे अगर आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो सेम आना ही है, क्योंकि अगर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आना ही है। आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर नहीं करना है, आपको एक ब्रांच इसमें लेना है और एक ही ब्रांच इसमें लेना है और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर करना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहां पर एक पर्टिकुलर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, जबकि यहां पर एक पर्टिकुलर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 है। इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स की साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस मिला तो द कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स। अच्छा देखो, साइड चेन में डिफरेंस का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक कंपाउंड की साइड चेन, जैसे यहां पर साइड चेन में 2 कार्बन है, अगर ये साइड चेन दूसरे कंपाउंड में स्प्लिट हो जाए, अगर ये साइड चेन दूसरे कंपाउंड में स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट होकर स्मॉल साइड चेन में अगर कन्वर्ट हो जाए, अगर एक कंपाउंड की साइड चेन दूसरे कंपाउंड में स्प्लिट होकर स्मॉलर साइड चेन्स में कन्वर्ट हो जाए, जैसे यहां पर ये साइड चेन स्प्लिट होकर 2 छोटी छोटी साइड चेन में कन्वर्ट हो गई 2 मिथाइल ग्रुप्स में, तो ये भी चेन आइसोमरिज्म का केस होता है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ऑल्दो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज सेम, although number of carbon atoms in principal carbon chain is same, but due to difference in number of carbon in side chain, these compounds will also be called chain isomers of each other. ये compounds भी यहाँ पर chain isomers होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखो, जैसा आपको ये 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन 2 कंपाउंड्स में अगर आपको चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन फाइंड करना है तो अब आप ध्यान देना, सबसे पहले दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज को कंपेयर करते हैं तो सेम है। This compound belongs to the homologous series ether and this compound also belongs to the homologous series ether. दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, तो अब हमें दोनों कंपाउंड्स में कंपेयर क्या करना है? चेन्स को कंपेयर करना है। और ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और यहां पर अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो ध्यान देना, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है, यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है और यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, तो क्या हम बात कर सकते हैं फिर तो इन कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, और कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन भी डिफरेंट है, यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है और यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कंपाउंड्स चेन आइसोमरिज्म की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि दीस कंपाउंड्स शुड बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर तो यहां पर दोनों कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो दे शुड बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीस कंपाउंड्स आर नॉट चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये कंपाउंड आपस में चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, इन कंपाउंड्स में रिलेशन चेन आइसोमरिज्म का नहीं है। अब एक पॉइंट ये आता है, देखो कि ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है। आप सोच सकते हैं क्या रीजन हो सकता है कि दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप सोच कर देखिए, ये दोनों कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर्स क्यों नहीं होने चाहिए, जबकि आप सोचिए अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं कि कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, तो यस these compounds belong to same homologous series, both are ethers, right? Second condition की अगर बात की जाए तो compounds have different number of carbon atoms in their principal carbon chain or in side chain or in both, तो यहाँ पर दोनों की principal carbon chain में number of carbon भी different है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 carbon है, तो ऐसा लगता है कि जब दोनों ही conditions satisfied है तो फिर दोनों में हम chain isomerism का relation क्यों नहीं दे सकते? क्या रीजन हो सकता है? देखो आप बात समझना, ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमर्स नहीं है, ये बात तो पक्का है, बस अब इस बात को हमें प्रूव करना है कि जब दोनों ही कंडीशंस, ये जो 2 कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, जब दोनों ही कंडीशंस को हमें ऐसा लगता है कि यहां पर अप्लाई हो रही है, तो फिर भी ये चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है? वास्तव में देखो, यहां पर दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो डिफरेंट है, लेकिन जब भी हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की बात करते हैं, जब भी हम चेन आइसोमरिज्म के लिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने की बात करते हैं,
वहां पर एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, और जो कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वही कंडीशन फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। अब वो क्या कंडीशन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से ये प्रूव कर पाएंगे कि दीज कंपाउंड्स आर नॉट चेन आइसोमर्स, ये हमें डिस्कस करना है। क्लियर हो रही बात है? आप समझ ले, देखो चेन आइसोमरिज्म के साथ साथ मैं यहाँ पर, क्योंकि जब इस एग्जांपल की बात करते हैं और जब ये बात की जाती है कि दीज कंपाउंड्स आर नॉट चेन आइसोमर्स, और जब ये पूछा जाता है स्टूडेंट से कि चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है, तो कई बार स्टूडेंट का जिन्हें थोड़ा सा चेन आइसोमरिज्म का आइडिया है, तो कई बार स्टूडेंट का रिप्लाई होता है कि सर दीज आर मेटामर्स। देखो ये कंपाउंड्स मेटामर्स है, ये बात सही है, लेकिन अगर कहा जाए कि ये चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है, तो उसका आंसर हम ये तो नहीं दे सकते कि क्योंकि ये मेटामर्स है इसलिए चेन आइसोमर्स नहीं है। देखो ये मेटामर्स है, ये बात ठीक है, लेकिन ये चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ तो हम चेन और मेटामरिज्म में हमेशा मिस्टेक्स करते रहेंगे, हमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा चेन और मेटामरिज्म में। तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करके छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, ताकि जब आइसोमरिज्म हम डिस्कस कर लें, सारे आइसोमरिज्म की कंडीशंस हम डिस्कस कर लें, तो उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको दो आइसोमरिज्म में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बात करते हैं इसमें कि यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स पे चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन क्यों नहीं है।